हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन 10.12 डिस्कस करने जा रहे हैं। 10.12 क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्ट्स हैं और तीनों को हमें एक्सप्लेन करना है। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पार्ट विच इज़ द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज़ लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। जो क्लोरोबेंजीन की डायपोल मोमेंट है वो कम है एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, मतलब साइक्लोहेक्सिन बनाना है और उसके ऊपर क्लोरीन लगानी है। अब इन दोनों में से जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ और इसको मैं सेकंड लिख देता हूँ। जो सेकंड कंपाउंड है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट। डायपोल मोमेंट ज़्यादा होने से क्या मतलब होता है, मतलब दिस इज मोर पोलर एज कम्पेयर टू द क्लोरोबेंजीन। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाई दिस हैपेंस। डायपोल मोमेंट हमें पता है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू विच इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है, चार्ज, और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल डायपोल है हमारे पास ये, इसमें एक जगह पे पॉजिटिव है और एक जगह पे नेगेटिव है। अगर चार्जेस दोनों अलग हैं तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं। तो इन दोनों का किसी भी एक का चार्ज और उसका मैग्नीट्यूड और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको मैं डी ले लेता हूँ। समटाइम्स ए भी ले सकते हैं, 2L भी ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से यहाँ का रेडियस पता है R और ये पता है R, तो इसको मैं 2R भी ले सकता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन कौन सी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें अलग तरीके से दिया जा सकता है। बट ओवरऑल डिस्टेंस क्या होता है, इसके सेंटर से, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ, एक ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो बन जाता है बॉन्ड लेंथ। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज लेते हैं कोई सा भी इनटू बॉन्ड लेंथ ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। सो बेसिकली इसको जज करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज चार्ज, तो पहले हम लोग चार्ज को डिस्कस करेंगे, और दूसरा क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो पहले हम लोग चार्ज को डिस्कस अगर करते हैं तो हमारे पास बेंजीन है और साइक्लोहेक्सिन क्लोराइड है। सो क्लोरीन और कार्बन में से हमें पता है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो वो डेल्टा नेगेटिव होगी क्योंकि कार्बन उसे इलेक्ट्रॉन दे देगा और कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। नाउ चार्जेस तो ओवरऑल हमें दिख रहे हैं कि सेम ही है, तो डायपोल मोमेंट भी सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना वो थोड़ा है। अब देखो ये क्लोरीन है और एक ये क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन तो सेम ही एटम है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम ही होनी चाहिए। ये कार्बन है और ये कार्बन है, दोनों सेम कार्बन है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंस क्या है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है। ये जो कार्बन है ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। हाइब्रिडाइजेशन होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो सिंस कार्बन का लोन पेयर 0 होता है और हमें देखना है कितने बॉन्ड है, ये वाले कार्बन के 4 बॉन्ड है तो इसका 4 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी 4 होता है तो हम लोग पहले लिखते हैं s और 3 p के ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल हो गए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। नाउ अगर हम लोग इसकी बात करें, इसको मैं फर्स्ट लिया है, इसको सेकंड लिया है, तो फर्स्ट का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 दिखाई दे रहा है। सेकंड का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो इसमें लोन पेयर तो 0 है लेकिन बॉन्ड पेयर हमारे 3 है। बॉन्ड पेयर, अब तुम बोलोगे बॉन्ड से 4 बनाया है, बॉन्ड पेयर की बात की है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एक सुपर बॉन्ड की तरह कंसिडर करते हैं, इस वजह से इनको हमेशा 1 कंसिडर करते हैं। तो आप देखो एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और तीसरा सुपर बॉन्ड ये है, तो ओवरऑल हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हुए। हाइब्रिडाइजेशन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्वाड्रपल बॉन्ड, कितने भी बॉन्ड एक साथ हों उनको एक ही कंसिडर किया जाता है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2। नाउ हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या लेना देना है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है s करेक्टर के।
नाउ व्हाट इज एस करेक्टर? एस करेक्टर होता है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और sp2 है, तो इसमें एस करेक्टर कितना है? तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखी जाती है, sp, sp2 एंड sp3। अब यहाँ पे दो ऑर्बिटल हैं, टोटल 100% है, तो 50% एस करेक्टर होगा और 50% कितना होगा? पी करेक्टर। यहाँ पे तीन ऑर्बिटल हैं, तो 33.33% एस करेक्टर और बाकी पी करेक्टर हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 25% एस करेक्टर एंड 75% पी करेक्टर, 66.66% पी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन का जो s करेक्टर है वो ज़्यादा है देन sp2 देन sp3। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि कार्बन की अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है देन sp2 देन sp3। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ओवरऑल जो कार्बन के ऊपर जो चार्ज होगा वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और इसके ऊपर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज ऑफ सेकेंड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ फर्स्ट। ये पहला पॉइंट हो गया। अब अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देखें बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ में भी यही फॉर्मूला फॉलो होगा। जो क्लोरोबेंजीन का जो बॉन्ड है ये sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका जो बॉन्ड होगा ना वो छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन। तो वन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड। क्यों होगा? क्योंकि sp ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा पास में होंगे। तो क्लोरीन को भी क्या होना पड़ेगा? थोड़ा पास में आना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोरीन जो बॉन्ड पेयर है उसको दूर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कार्बन के पास होंगे। तो ओवरऑल जो बॉन्ड लेंथ है इसकी कम होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ के केस में हम बोल सकते हैं कि sp, ये sp2 है सॉरी, तो sp कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो छोटा होता है, या आपको एक ट्रेडिशनल एग्जांपल पता होगा, एसिटिलीन का जो CH है इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, फिर डबल बॉन्ड वाली, फिर सिंगल बॉन्ड वाली। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइज का जो CH बॉन्ड होता है वो छोटा होता है, डबल बॉन्ड वाले का sp2 का थोड़ा बड़ा और sp3 का सबसे बड़ा होता है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दूसरा बॉन्ड लेंथ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि रेजोनेंस भी इन्वॉल्व है। अब देखो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या होता है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। और Cl के ऊपर पॉजिटिव आ गया। इसी तरीके से ये फर्दर बॉन्ड्स बनाएगा, तो हमें दिखाई देगा कि चार स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि चार में से तीन स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड है और एक स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मैं इनका एवरेज लूँगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब भी बेंजीन की बात आती है तो इसका जो क्लोरीन होता है उसके पास क्या होता है? डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। अब डबल बॉन्ड करेक्टर होने से क्या फ़र्क पड़ता है? डबल बॉन्ड करेक्टर होने से ये फ़र्क पड़ता है कि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है ना ये है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में, तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पार्शियल डबल बॉन्ड। सो इससे मैं ये आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ कि जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा है और पार्शियल डबल बॉन्ड की कम है। तो डी ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन डी ऑफ फर्स्ट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ओवरऑल म्यू किसका हो जाएगा? फर्स्ट का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 10.12। इसमें क्या बोला गया है? एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। तो एल्काइल हैलाइड्स पोलर तो होते हैं लेकिन फिर भी वो वाटर में मिसिबल नहीं होते, मतलब वाटर में सोल्यूबल या मिल नहीं जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक हार्डकोर रूल है, पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर, या फिर हम लोग बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो अगर पोलर कंपाउंड होगा तो वो पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा। अब ये डिजॉल्व किस वजह से होता है? डिजॉल्व होने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, सॉल्युबिलिटी के लिए एक क्राइटेरिया है, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सिमिलर।
अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिमिलर होंगी ना तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक आयनिक कंपाउंड है और दूसरा भी एक आयनिक लिक्विड है, तो ये जो आयनिक कंपाउंड है वो आयनिक लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, अब दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। मैं इसको NH3 ले लेता हूँ, तो HFNH3 में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। या HFNH3H2, H2 भी तो दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये तीनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम है। तो ऐसे ही एक कंपाउंड है जिसका डायपोल डायपोल मूवमेंट है और वो दूसरा भी है जिसको डायपोल डायपोल मूवमेंट दिखा रहा है, तो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेंगे। ओके, एक नॉन पोलर कंपाउंड है और दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इन दोनों के पास क्या है, वंडरवॉल फोर्सेस है। सो वंडरवॉल फोर्सेस सेम फोर्सेस होने की वजह से ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल CH3X, और वाटर तो हमें पता है ये है। तो वाटर का जो डायपोल मोमेंट है, पोलैरिटी है, वो बहुत हाई है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। इट्स अ हाईली पोलर कंपाउंड, और इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर देता है। अब बहुत सारी चीज़ें का मतलब ये नहीं है कि पोलर होने के बाद ही नॉन पोलर को भी डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व नहीं करता। पोलर है तो पोलर को ही डिसॉल्व। CH3X के पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, डाइपोल डाइपोल। और वाटर के पास कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक के पास क्या है, डायपोल डायपोल है, और दूसरे के पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंस एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो इन दोनों के बीच में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। कोई भी कंपाउंड जिसके पास वंडरवॉल फोर्सेस हैं, कोई भी कंपाउंड जिसके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस हैं, वो ऐसे कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना प्रेफर नहीं करेगा जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही अलग लेवल पे ऑपरेट कर रही हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, ये दोनों लाइक नहीं है, ऑल्दो दोनों ही पोलर है। तो सबसे जिनके पास वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो तो नॉन पोलर होता है, या काफ़ी हद तक नॉन पोलर। उसके बाद क्या आते हैं, डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल के बाद आता है आयन डायपोल, H बॉन्डिंग, फिर आयनिक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं करते। डायपोल डायपोल और आयन डायपोल एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे, या आयन डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले कंपाउंड एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों उतने आराम से डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, वंडरवॉल और डायपोल एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे, एच बॉन्डिंग और आयनिक कंपाउंड एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वह एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्लियर, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। ओवरऑल मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाहूँगा, एल्काइल हैलाइड्स होते तो पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। वेरस H2O जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाइंड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाइंड होने की वजह से जो नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है दोनों के मिक्स होने के बाद, वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती जिनकी उनकी रेस्पेक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे में सोल्यूबल या एक दूसरे में इमिसिबल नहीं होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में हम लोग क्यों बनाते हैं? सो इट्स वेरी सिंपल, RMgX, ये जो रिएक्शन अगर मुझे बनानी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे बनाना होगा ड्राई ईथर में, और ड्राई ईथर में हम लोग ड्राई लेते हैं। ड्राई का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी वाटर या कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मैं इसको रिएक्शन को उल्टा लिखता हूँ, RX प्लस Mg। जब भी हम लोग रिएक्ट हैं तो यहाँ, जब भी हम लोग रिएक्ट करते हैं और जब भी हम लोग रिएक्शन को देखते हैं उसमें हमेशा लिखा होता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं, पहली चीज़ ईथर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ईथर ना ही उसके रिएक्टेंट से ना ही उसके प्रोडक्ट से रिएक्ट करता है, तो एक अच्छे सॉल्वेंट की तरह काम कर सकता है। साथ में ड्राई क्यों है, ड्राई हम लोगों को सॉल्वेंट को ड्राई करना पड़ता है। किसी भी सॉल्वेंट को ड्राई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मॉइस्चर तो हर चीज़ में आ जाता है,
तो अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि एक सॉल्वेंट को ड्राई करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें कितनी इनर्ट कंडीशंस चाहिए होती हैं, क्योंकि मॉइस्चर तो पूरे एनवायरनमेंट में रहता ही है। सो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बहुत प्रिकॉशनरी ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करनी पड़ती है, तब जाके हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। सो यहाँ पे ड्राई हम लोगों ने किस लिए किया, क्योंकि ड्राई में क्या होता है, ड्राई मतलब नो मॉइस्चर, कोई भी मॉइस्चर या ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि RMgX मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब देखो RMgX में मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम के पास होता है डेल्टा पॉजिटिव, एल्काइल ग्रुप के पास है डेल्टा नेगेटिव। और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। तो ये जो H है वो कहाँ चला जाता है, R के पास चला जाता है, OH कहाँ चला जाता है, MgX के पास चला जाता है, और ये बना लेता है RH एल्केन प्लस MgXOH। अब इससे क्या हुआ, रिएक्शन में जो मॉइस्चर था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। मैं सोच रहा था कि मैं अपने फॉर्मेल्डिहाइड या किसी भी रिएजेंट को RMgX के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, लेकिन मैंने देखा नहीं कि मेरे RB में या राउंड बॉटम फ्लास्क में या जिसमें भी मैं रिएक्शन कर रहा हूँ उसके अंदर मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर क्या करेगा, मॉइस्चर पहले ही RMgX के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है। बहुत रिएक्टिव होने की वजह से RMgX किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MgXOH में, और ये RH बन जाएगा। अब जब मेरा रिएजेंट ही नहीं रहा तो वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो RMgX को हमेशा ड्राई कंडीशंस में इसलिए करते हैं क्योंकि RMgX बहुत रिएक्टिव होता है। बहुत रिएक्टिव होने की वजह से वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर वो रिएजेंट ही डीएक्टिवेट हो गया तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। सो इस वजह से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अनहाइड्रस कंडीशन में करते हैं। So this is it for the today's class. Thank you very much for